हेलो दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी। माँ जी देखिए, मैं आप सबके लिए क्या लेकर आई हूँ। रोहिणी ने अपनी सास लता देवी से कहा। रोहिणी सास ससुर पति ननद जेठ सबके लिए महंगे कपड़े लेकर आई थी, सिवाय जेठानी कविता के। शाम को किचन में कविता को जाते देखकर रोहिणी ने कहा, भाभी सुनिए ना, ये लीजिए, जेठ जी और बच्चों के लिए नया टैबलेट लेकर आई थी। कविता ने कहा, रोहिणी एक बात तुम्हें मैंने पहले भी समझाया था और आज फिर कह रही हूँ, इतने महंगे गिफ्ट हर महीने लाने की क्या जरूरत है। पैसों की बचत भी करना सीखो। आज की बचत ही कल हमारे काम आती है। तुम पूरी तनख्वाह क्यों खर्च कर देती हो? पूरी एक महीने की मेहनत के बाद ये पैसे आते हैं और तुम खर्च में एक पल भी नहीं लगाती। मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रही हूँ। इतना सुनते ही रोहिणी को गुस्सा आ गया। उसने कहा, भाभी मुझे पता था कि आप अपना लेक्चर जरूर देंगी, इसलिए मैं आपके लिए कुछ नहीं लाई, ना आगे से लेकर आऊंगी। दरअसल आप ये सब मेरी भलाई के लिए नहीं, अपनी जलन में कह रही हैं। आपको जलन होती है कि मैं आपसे ज्यादा कमाती हूँ। आप सबके लिए इतने महंगे गिफ्ट ला ही नहीं सकती, क्योंकि इसके लिए बड़ा दिल चाहिए, जो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं। आप एक मिडिल क्लास कंजूस औरत हैं। यह सब सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में जाने लगी। तभी सास लता देवी ने कहा, रुको कविता, रोहिणी बड़ों से बात करने का ये तरीका तुम्हें सिखाया गया है। कविता ने तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें बचत करने के लिए कहा और तुम उसको जलन और कंजूसी का नाम दे रही हो। आज एक बात मेरी तुम ध्यान से सुन लो, तुम्हारे ये महंगे गिफ्ट या कोई और चीज मेरी बहू कविता की जगह नहीं ले सकता। और हाँ, अपनी इस बात के लिए तुमको एक दिन पछतावा जरूर होगा। रोहिणी वहां से पैर पटकते हुए गुस्से में अपने कमरे में चली गई। उसने अपने पति प्रकाश को ये बात बताई। कहा, प्रकाश बुरा मत मानना, लेकिन मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन भाभी की जगह कभी नहीं ले सकती, क्योंकि मैंने लव मैरिज की और जेठानी जी माँ जी की पसंद की हुई बहू है, इसलिए माँ जी भाभी को ज्यादा प्यार करती हैं। और वहां हुई पूरी बात बताई। तब प्रकाश ने कहा, रोहिणी आज एक बार फिर मैं भी तुमको समझा रहा हूँ कि तुम जितना गलत भाभी को समझती हो, वो उतनी ही समझदार और सुलझी हुई हैं। तुमसे तो वो कभी जलन रख ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने ही पूरे घर को हमारी शादी के लिए राजी किया था। देखो प्रकाश, तुम भी नहीं समझ रहे, मैं कोई छोटे मोटे घर की बेटी नहीं, मुझे पैसों की कोई कमी नहीं। मैं अपने शौक के लिए ही नौकरी करती हूँ, वरना मैं जो चाहूँ वो मेरे पापा मुझे तुरंत दिला दे। पापा का इतना बड़ा बिजनेस है, मैं क्यों बचत की चिंता करूँ? रोहिणी ने कहा। अगले दिन रविवार को रोहिणी दोस्तों के साथ घूमने जा रही थी। तभी उसकी नजर हॉल में बैठी जेठानी पर गई। उसने गुस्से से अपना पर्स उठाया और फोन हॉल के टेबल पर ही भूल गई। कविता ने आवाज देनी चाहिए तो सास लता देवी ने रोक लिया। कहा, जाने दो, वैसे भी एक फोन है उसके पास, अभी आवाज दोगी तो बेकार में नाराजगी झेलनी पड़ेगी। कविता ने हम कहते हुए जैसे ही फोन रखा, देखा तो रोहिणी के फोन पर उसके भाई का फोन आ रहा था। कविता ने फोन उठाकर बोलना चाहा कि तभी उसने बिना आवाज सुने रोहिणी के भाई ने रोते हुए बताया, दीदी जल्दी अस्पताल आ जाओ, पापा को अस्पताल लेकर जा रहे हैं। कहते हुए फोन रख दिया। कविता के साथ पूरा परिवार अस्पताल पहुंचा। वहां जाकर पता चला कि रोहिणी के पापा को उसके पार्टनर ने धोखा दे दिया और धोखे से सब कुछ अपने नाम कर लिया। रोहिणी का भाई अनुज मुंह पर हाथ रखकर बेंच पर बैठा रो रहा था। तभी कविता ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, अनुज क्या बात है, अपनी बड़ी बहन को नहीं बताओगे? अनुज आश्चर्य से कविता को देखने लगा और सारी बात बताई। कहा, अभी पैसे जमा नहीं किए गए तो डॉक्टर इलाज नहीं करेंगे। मुझे और माँ को पापा ने पैसों की कोई डिटेल नहीं बताई। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं और रोहिणी दी भी फोन नहीं उठा रही। मुझे लगा वो ही आएंगी। कविता ने कहा, लाओ मुझे बिल दो और तुम आंटी के पास जाओ,
मैं अभी आती हूँ। और जाकर काउंटर पर पैसे जमा किए। रोहिणी ने जब फोन पर अपने भाई के इतने सारे मिस कॉल देखा तो परेशान हो गई। तभी उसको भाई अनुज का मैसेज रिसीव हुआ, जिसमें उसने लिखा था, दीदी पापा की हार्ट सर्जरी हो रही है, अर्जेंट पैसे चाहिए। और उसने उस मैसेज में पूरी बात लिख के बताई। रोहिणी भागती हुई अस्पताल पहुंची। तब तक ऑपरेशन हो चुका था। वहां सिर्फ प्रकाश और अनुज मौजूद थे। रोहिणी रोए जा रही थी। तब प्रकाश ने कहा, रोहिणी घर चलो, अभी पापा को आईसीयू में रखा है, अब कल सुबह ही मिलना हो पाएगा। रोहिणी ने प्रकाश से कहा, प्रकाश मुझे अनुज से 1 मिनट कुछ बात करनी है। तो प्रकाश बोला, हाँ ठीक है, करके आ जाओ, मैं कार में बैठा हूँ। रोहिणी ने अनुज से कहा, भाई तूने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया? क्या प्रकाश से लिया या मेरे ससुराल वालों से? उनको तूने सारी बातें बता दी क्या? रोहिणी मन ही मन सोच रही थी, अब मुझे हमेशा ताने सुनने पड़ेंगे और इनके पास होंगे तो भी ये लोग मदद नहीं करेंगे। सासू माँ ने तो पहले ही कह दिया था। तब अनुज ने कहा, नहीं दीदी, सिर्फ कविता जी को सारी बात पता है और उन्होंने ही अस्पताल के पैसे दिए बिना किसी को बताए। दीदी वो तो बहुत अच्छी हैं, डॉक्टर से बात की और बिना किसी शोरगुल के मदद भी की। अगर आज वो ना होती तो न जाने क्या होता। वो तो माँ को भी अपने साथ घर लेकर गई है। रोहिणी सन्न हो गई सुन के कि जिस जेठानी की इज्जत उसने कभी नहीं की, आज उन्होंने उसके लिए इतना कुछ किया। घर पहुंचकर उसने देखा कि कविता उसकी माँ का सिर दबा रही थी। रोहिणी माँ के गले लग गई। तब कविता ने रोहिणी से इशारे में ना रोने की अपील की। रोहिणी अपने आंसू को रोकते हुए बोली, माँ मैं चेंज करके आती हूँ। रोहिणी ने प्रकाश से कहा, प्रकाश जरा भाभी को कमरे में भेजना। कविता कमरे में आते ही बोली, रोहिणी मैंने तुम्हें रोने के लिए इसलिए रोका क्योंकि आंटी जी भी कब से रो रही थी और उनका सिर दर्द होने लगा था। वो घर पर अकेली रहती तो ज्यादा सोचती, इसलिए यहाँ लेती आई कि हम सबके बीच उनको अच्छा लगेगा। तुमको बुरा लगा हो तो। रोहिणी ने कविता का हाथ पकड़कर अपना एक हाथ कविता के मुंह पर रख के कहा, भाभी बस इतना शर्मिंदा मत कीजिए मुझे, आप मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपको पहचान नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका ढोंग समझती रही। आपका एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी। नहीं रोहिणी, कोई एहसान नहीं किया मैंने, वो भी तो मेरे माता पिता के समान ही है और बहनें कभी एक दूसरे पर एहसान नहीं करती। तुम तो मेरी छोटी बहन जैसी हो। गलती करना तुम्हारा अधिकार है, समझाना मेरा काम, समझी? कविता ने रोहिणी के गाल थपथपाते हुए कहा। हाँ भाभी, रोहिणी ने कविता के गले लगकर रोते हुए कहा, लेकिन अब आपकी ये छोटी बहन कभी कोई गलती नहीं करेगी और आपकी हर बात मानेगी, वादा रहा। दोस्तों इस कहानी के बारे में अपने विचार कमेंट कर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।